everyone, welcome back to this channel. And yes, I have uploaded the syllabus of entrepreneurship and new venture planning. And yesterday I have announced that we are going to start a new chapter, new book. You can say this is new venture planning, entrepreneurship and new venture planning. This exam is going to conduct on 30th of the May. सो यस वी हैव 1 मंथ. बट मैं एक चीज बता दूं आप सभी को, मैंने कल भी बताया था कि आपके पास इसमें 5 यूनिट्स हैं और हम 5 दिन में 5 यूनिट्स अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं. और सेकंड चीज मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मटेरियल है एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का, उसके अलावा मतलब उस मॉड्यूल से तो मतलब उस बुक से उस मटेरियल से तो आपको रीड आउट करना ही है. बाकी मैं एक शॉर्ट नोट वाला मटेरियल है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मटेरियल है, उससे मैं आप सभी को बताऊंगी किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या करना है. मैं उसके थ्रू आपको अभी स्क्रीन पे पढ़ाऊंगी, ठीक है. एंड आफ्टर दैट आप सभी को यहाँ से पढ़ने के बाद एक बार अगर आप बुक से रीड आउट कर लेते हो, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. बट हाँ, अगर आप इससे भी रीड आउट कर लोगे, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगी आप सभी को अभी ऑन द स्क्रीन, वो अगर आप कर लेते हो उतना भी इनफ है, ठीक है. तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के साथ. नोट्स के साथ सिंपल हैं, इजी नोट्स हैं. और एक चीज और बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो आपके जो ओवरऑल आपके जो इस बुक में 5 यूनिट्स, मैंने आप सभी को कल भी बताया था. बट इसके अंदर क्या है ना कि मैं आपको ये भी बताया था कि हर एक यूनिट आपकी 18 मार्क्स की है, ठीक है. तो सबसे पहली जो यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं. अब आपको ये बात ध्यान से सुननी है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द एग्जाम्स. तो देखो इसके अंदर ना 2 यूनिट्स हैं, ठीक है. तो 2 यूनिट्स के मतलब सॉरी, इसके जो आपका पहला यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं. तो 2 चैप्टर्स में आपको ये याद रखना है कि आपको कोई सा भी एक चैप्टर अच्छे से 18 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है. इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, इन दोनों में ऑप्शन आता है, ठीक है. याद रखना एग्जाम में और में से ऑप्शन आता है. मैं आप सभी को यूनिट वाइज बताऊंगी आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है. मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों में से कोई मतलब एक करो, मैं ये कह रही हूँ कि दोनों करो आप. मैं आपको दोनों यूनिट आज मतलब दोनों चैप्टर्स जो है वो फर्स्ट यूनिट के आज ही कंप्लीट करवा दूंगी एक ही नोट्स में, एक शॉट में ही, मतलब 1 शॉट में. बट आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, मैं आपको दोनों बता दूंगी दोनों चैप्टर्स में, मतलब पहला चैप्टर कौन सा है दूसरा कौन सा है नोट्स के थ्रू. पर आपको एक चीज करनी है कि दोनों में से कोई एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है 18 मार्क्स के लिए, बहुत अच्छे से. और करने दो ना आपको प्रिपेयर, पर एक बहुत अच्छे से करना है, बस मेरा ये कहने का मतलब है. क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. मैं आप सभी के सामने अपनी स्लाइड छोटी करके आप सभी के सामने नोट्स शेयर कर रही हूँ, ठीक है. आपको वो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है. वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही नोट्स हैं, कोई मेरे पर्सनल नोट्स नहीं है. तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स है, तो आप सभी के लिए वो हेल्पफुल होगा उससे पढ़ना और उसको समझना. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. शॉर्ट नोट्स के साथ अच्छे से पढ़ेंगे. इसके बाद आप चाहे तो एक बार जो आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का मटीरियल है, आप रेगुलर से हो, सोल से एनसी वेब से, आप सभी के पास मटीरियल होगा, उससे आप अगर एक बार रीड आउट कर लेते तो आपके चैप्टर की क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी. नहीं भी करते हो, अगर आप क्लास में अच्छे से समझ लेते हो ना, उतना इनफ है. मैं सारे एग्जाम्पल्स जितने मैं दे सकती हूँ आप सभी को अपनी साइड से एग्जाम्पल्स देके क्लियर करवाऊंगी, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें. जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे आपको नोट्स शो हो रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन सबसे पहला जो आपके चैप्टर का नेम है, दिस इज द इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप. तो सभी को अगर मैं बताऊं कि आपको देखो सबसे पहले ये 2 चैप्टर्स का मिक्सचर है, मतलब यूनिट नंबर 1 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है. सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप और सेकंड चैप्टर है आपका कि इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो आपकी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे यूजफुल है. तो ये दोनों के दोनों ही चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं. इसमें आपको 7 पॉइंटर्स पढ़ने हैं. देखो आप जैसे कि देख सकते हो स्लाइड में, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है. मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसकी डेफिनेशंस पढ़नी है, उसका माइंडसेट पढ़ना है, एंटरप्रेन्योर का क्या माइंडसेट होता है कि जिसकी वजह से वो आम इंसान से अलग होता है. एंटरप्रेन्योरशिप आप एक ऑनर कह सकते हो. अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. मैं आपको छोटा मोटा मतलब एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की थ्योरीज क्या है, वो किन थ्योरीज पे काम करते हैं, ठीक है. क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्या जनरेशन अपॉर्चुनिटीज है. देखो ये जो उसके बाद देखो थ्री जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 पॉइंटर्स है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है. बाकी जो 4 5 6 7 ये 4 पॉइंटर्स है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है. चैप्टर नंबर 2 में आपका ये बताया है किस तरीके से हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये हमारी कंपनी हमारी कंट्री की ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे यूजफुल है, ये आपको बताया. क्लियर है? तो ये हम आज पूरा यूनिट खत्म करेंगे, ठीक है, दोनों चैप्टर्स. तो सबसे पहले आप देख सकते हो
कॉन्सेप्ट और एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो आपकी बुक्स में अगर आप अपने मटेरियल्स में देखोगे बहुत वेरियस डेफिनेशंस गिवन है, बट कभी एग्जाम में डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछता कि इसके नाम से बाय डेफिनेशन बताओ, बाकी आप रीड कर सकते हो, बट मैं आपको जो जेन्युइन डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखनी है वो आपको यहाँ से लिखनी है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो, डेवलप करते हो बिजनेस आइडियाज को। बिजनेस आइडियाज इन द सेंस कि अगर मैं आप सभी को बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वेट, ठीक है, ओके, वेट, हाँ, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो आप एज अ काइंड ऑफ ऑनर कह सकते हो, जो स्टार्टअप्स करते हैं, जो बिजनेसेस चलाते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स। और एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस होता है जो बिजनेस जैसे चलता है। देखो मैं आप सभी को छोटी सी बात बताऊं, यहाँ पे आपको जो लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप बिजनेस चलाते हो, पर बिजनेस चलाता कौन है, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, उनको हम ऑनर्स भी कहते हैं। आप एक बात मुझे बताओ, जो आपके बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स चलते हैं यहाँ पे, स्टार्टअप्स मतलब छोटे होते हैं तभी वो बाद में बड़े बनते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है बेसिकली। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये सारे कौन होते हैं, ये सब एंटरप्रेन्योर, बट एंटरप्रेन्योर ना अलग अलग तरीके के होते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपको आज ये जानना है कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है, जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हो, पढ़ लो आप, एक बार रीड आउट कर लो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, ब्रिंग करते हैं कुछ यूनिक आइडियाज को, जिसके थ्रू हम बिजनेसेस चला सकते हैं। जो बिजनेसेस चलाते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और जो जिस प्रोसेस से बिजनेस चलता है दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि ये जो है वो इन्वॉल्व करता है आपकी ये और जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें आइडेंटिफाई करता है। आप एक बात बताओ, आप एक एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, आप कॉमर्स स्टूडेंट है, बीकॉम बीबीए कर रहे हो, तो आपने ये स्टार्टिंग से आप बिजनेस वर्ड से बहुत ज्यादा यूज टू होते हो, ठीक है, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बहुत यूज टू होते हैं हम डेली के बिजनेसेस से। तो आप एक बात मुझे बताओ, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, वो किसके बारे में, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। ऑब्वियसली आपने कभी भी किसी बिजनेसमैन को ये सोचते हुए नहीं देखा होगा कि मैं लॉस में जाऊं, ऑब्वियसली सब प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, और एज अ नॉन एंटरप्रेन्योरशिप, एज अ नॉर्मल पर्सन भी हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, क्लियर है। आप ये इस मान के चैप्टर को पढ़ो कि हाँ आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसका जो है ना एंटरप्रेन्योर का वो ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखता है कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। तो यही फर्क है एक एंटरप्रेन्योर में और एक एम्प्लॉय आप कह सकते हो जिसे हम नॉर्मल पर्सन कहते हैं, ठीक है, वो सारी तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपके पास कहता है कि ये जो है वो इनोवेशन होता है, इनोवेशन मतलब नए तरीके को इनोवेट करना, जनरेट करना। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो क्या करता है कि नए नए तरीकों को ना जनरेशन में लाता है, कि हाँ वो नए तरीके सोचता है कि हाँ कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा, सारी चीजें वो यहाँ पे जनरेट करता है। रिस्क लेना इसका काम होता है। ऑब्वियसली आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुना होगा कि उनका रिस्क लेना, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो, जनरेट करते हो आइडियाज को, तो ऑब्वियसली रिस्क तो बनता है ना। आपने सुना होगा बिजनेस है तो रिस्क तो होता ही है उसके अंदर, तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू क्रिएशन। आप किसी भी सर्विसेज में, आप देखो मैं आप सभी को यहाँ पे समझा रही हूँ, बाकी नोट्स आपके सामने, एक बार आप रीड आउट कर लोगे, इट इज मच इनफ, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब होता है कि यहाँ पे ना आप अपने कस्टम, आप एक बात बताओ, आपकी शॉप है, आपकी कंपनी है, कुछ भी है, तो उससे लोग क्यों सामान खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि आप कुछ ऐसा वैल्यू ऐड कर रहे हो, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उनके प्रोडक्ट में, तभी वो आपसे सामान खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसमें कह रहा है कि इनका काम होता है वैल्यू को क्रिएट करना, रिसोर्स का मैनेजमेंट करना। आप एक बात बताओ, आपके पास, आपको पता है रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उनका किस तरीके से यूज करना है, ह्यूमन को कैसे, ह्यूमन भी आपका एक रिसोर्स होता है, उनको कैसे यूज करना है, उसे यूटिलाइज कैसे करना है, और जो आपका फाइनेंशियल जो आपका रिसोर्स है उसे कैसे यूज करना है, तो सारी चीजों को यहाँ पे यूज कैसे करना है, प्रॉपर यूज होता है यहाँ पे जो आपके रिसोर्सेज है उनका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस का मतलब होता है कि यहाँ पे ना ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, यानी कि बाहर मतलब क्या जो अपॉर्चुनिटीज हम ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, जो मार्केट है उसके अंदर क्या हो रहा है, तो ये सारा काम किसका होता है, एंटरप्रेन्योर्स का होता है। वो देखते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि मार्केट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा चल रही हैं, बहुत ज्यादा कहता है ट्रेंड कर रही है, तो वो सारी चीजों को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। अपॉर्चुनिटीज, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। तो ये सारी चीजें क्या एक एंटरप्रेन्योर का काम है, और ये प्रोसेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर है। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है। बाकी एंटरप्रेन्योर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगी, इसको ना हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं यूजुअली भाषा में, बट इसको एज अ इंग्लिश में रियलिटी में बोलूं तो इसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर याद रखना, ठीक है। तो ये एक कह सकते हो आपकी यूएस की इंग्लिश है, बट यहाँ पे हम लोग इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, क्लियर है। चलो, कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, देखो
ये आपके पास है कितने तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप है, ये याद रखना। और बाकी कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये आपकी है कि कितने तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो आपकी 4 तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप होती है। बाकी कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? सॉरी। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अब देखो 4 तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपके पास है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आपने देखा होगा, लोकल शॉप्स आपकी गलियों में जो चलती है, जो लोकल शॉप्स होते हैं उनके जो मालिक होते हैं, ऑनर जिसे आप कहते हो, वही आपके क्या होते हैं, स्मॉल बिजनेस के एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके जो यहाँ पे लिखा लोकल शॉप, जैसे कि शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सब चीजें। ठीक है? नेक्स्ट आपका स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब होता है कि आपने देखा होगा अपनी गलियों में भी छोटे छोटे स्टार्टअप्स खुलते हैं। स्टार्टअप्स मतलब जो छोटा सा क्या कह सकते हैं, आप रेंट पे ले लेते हैं, हायर कर लेते हैं, उसके बाद उसी पे मतलब कुछ भी स्टार्टअप सा बेचते हैं, कुछ भी स्टार्ट करना है स्टार्टअप से छोटा मोटा, तो वो क्या होता है, वो आपका मतलब वो ग्रोथ में ले जाना चाहता है, बट वो स्टार्टिंग है, बट उसको ग्रोथ में ले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब होता है कि छोटी चीजों से स्टार्ट करने के बाद उसको बड़ी चीजों में लेके जाना, बट वो क्या है, वो स्टार्टिंग है तो उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। तो जो वो स्टार्टअप्स को मतलब करते हैं कंटिन्यू, इसको हम कहते हैं कि स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो है वो इनोवेशन, ऑब्वियसली स्टार्टअप है तो इनोवेशन होगा, कुछ नए तरीके आगे बढ़ेंगे, एमिंग फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है यहाँ पे जो भी सोशली जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए आपको यहाँ पे बिजनेसेस को रेडी करना है। जैसे कि आपने एनजीओ देखे होंगे, एनजीओ जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। ठीक है? उसमें भी कोई एंटरप्रेन्योर होता है, ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशंस होता है। ये किसके लिए, ये सोशल मतलब ये जो लोग हैं हमारे आसपास के, सोशली जो नेटवर्क है उनको देख के यहाँ पे ये जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो यही है आपके पास कि ये जो है वो एड्रेस करता है सोशल प्रॉब्लम्स को, जिसमें कि हम आगे बढ़ सके, इनके थ्रू हम आगे बढ़ सके। तो एनजीओ से ये परफेक्ट एग्जाम्पल हुआ। क्लियर है? लास्ट आपके पास आता है कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम इंट्राप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, और हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसका हम दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स को हम इंट्राप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, आपको याद रखना है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट आपने सुना होगा, जो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ होती है, जो आपके एम्प्लॉयज आप कह सकते हो, बट उसके अंदर भी जैसे आपने जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज में ना कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप होती है। जैसे कि जो सीए होते हैं, सीएमएज होते हैं, ये सारे कौन है, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। ये किसमें काम करते हैं, कॉर्पोरेट में ही तो काम करते हैं। तो यही है कि जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हें कहते हैं हम, जो अपने पर्सनल ब्रांड्स के लिए जाने जाते हैं, बट वो एज अ कॉर्पोरेट वर्क करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आप इसको हम इनको हम इंट्राप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वैसे भी जान सकते हो कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना काम करता है। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि जो बिजनेसमैन है वो हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट मीन्स कि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि ये हमारी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, तो इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि ये जो है वो सोशल इम्पैक्ट, यानी कि लोगों की क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ऑब्वियसली अपनी भी और लोगों की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ पे भी काम करता है, इंकरेज करते हैं, इनोवेट करते हैं इंडिविजुअल्स को भी, जो उनके, अब जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है वो खुद तो काम करेगा नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को। इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यहाँ पे इंडिविजुअल का भी जो है वो ग्रोथ होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट आता है ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस, यानी कि ये जो है वो ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है कंट्री टू कंट्री, तो यहाँ पे क्या है, ये ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है, तो ग्लोबल लेवल पे भी ये लोग अपने काम को आगे ले जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास कहता है कि एंटरप्रेन्योरिकल माइंडसेट क्या होता है। अब देखो मैंने आप सभी को बताया कि कौन एंटरप्रेन्योर का जो माइंड होता है ना, वो थोड़ा सा डेवलपी माइंड होता है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। ये नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा अलग सोचता है। अब ये क्या अलग सोचता है ये आपको देखना है। तो एंटरप्रेन्योरिकल माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जिसके थ्रू जो माइंड लगा के एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को आगे लेके जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि एंटरप्रेन्योरिकल माइंडसेट रेफर्स टू स्पेसिफिक सेट ऑफ एटीट्यूड्स। ये जो है वो एक अच्छे स्किल्स को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है, जिसके थ्रू वो आगे जा सकता है। क्लियर है? इसकी हाँ सबसे की ट्रेड्स आपको याद रखनी है कि सबसे पहला रिसिलेंस, मुझे नहीं पता इसको क्या पढ़ते हैं, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताना अगर आप सभी को पता हो तो। अकॉर्डिंग टू मी इट्स कॉल्ड रिसिलेंस। ठीक है? रिसिलेंस। तो ये जो है वो फीचर होता है, ये की ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो आप कहते हो कि आपके पास एबिलिटी है कि आप फेलियर को भी फेस करने के लिए रेडी हो। ठीक है? ये वो मतलब होता है इसका कि एक एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योरिकल माइंडसेट ये होता है कि अगर फेलियर भी में मतलब मेरा बिजनेस नहीं अच्छा चला, आपको पता है कि बिजनेस एक रिस्क टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अगर मेरा एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ये होता है, अगर ये बिजनेस अच्छा नहीं चला तो मैं इसको एज अ फेलियर नहीं मानूंगा, इसको मैं आगे लेके चलूंगा, ठीक है, फेल नहीं होऊंगा, ठीक है, मतलब वो फेलियर के लिए भी रेडी रहता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। मैंने आप सभी को बताया, ये लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उसको रिकंसाइल करते हैं, उसको पहचानते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे बिजनेस में। तो ये वाला आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है चेंज को अडेप्ट करना, यानी कि अगर कोई इनके बिजनेस में चेंज है, मैंने आपको बताया ट्रेंड्स चलते हैं, तो जब ट्रेंड एक कोई ट्रेंड खत्म होता है तो नया ट्रेंड आता है, तो उसको अडॉप्ट करना, पुराने ट्रेंड को छोड़कर नए ट्रेंड को अडॉप्ट करना, मतलब चेंजेबिलिटी जो है, उनकी अडेप्टेबिलिटी है, वो इनके माइंड में होती है। नेक्स्ट आपको पता है सेल्फ मोटिवेटेड, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं अच्छे तरीके से, जिसके वजह से ये अपने एज अ मोटिवेशन अपने आप को ये लोग आगे लेके जाते हैं, ठीक है। इनका जो माइंडसेट होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, इनको मतलब किसी और को इन्हें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। ऑब्वियसली अगर क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप अपना सामान कैसे बेचोगे, आप अपनी कंपनी को आगे कैसे लेके जाओगे, ऑब्वियसली। उसके बाद आपके पास आता है इनको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से। मैंने आपको बताया कि बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग प्रोसेस होता है, तो ये रिस्क को मतलब रिस्क टेकिंग, ये रिस्क लेने में बहुत सही होते हैं। तो ये रिस्क टेकिंग को बियर मतलब रिस्क को बियर कर सकते हैं। ऑब्वियसली विजन जो है वो इनका बहुत क्लियर होता है कि इनको किस डायरेक्शन में जाने का जो परसेप्शन है वो बहुत क्लियर होता है कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है। तभी एक नॉर्मल पर्सन से जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अलग होते हैं, ठीक है। उनका माइंडसेट जो है वो एक एम्प्लॉय पर्सन से, जिसे आप एम्प्लॉय कहते हो, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अपग्रेड होता है। इस वजह से इनका जो एंटरप्रेन्योरिकल माइंडसेट कहलाता है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि कैसे बिल्ड कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरिकल माइंडसेट। सबसे पहले आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो एंटरप्रेन्योरिकल माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको ना सबसे मेन है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं, यानी कि आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, जो टीचर्स हैं वो पूरी लाइफ सीखते हैं, याद है। मतलब आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जो टीचर्स की लाइफ होती है ना वो पूरी लाइफ लर्निंग लाइफ होती है, मतलब वो नया नया हर डेली नया कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऐसा ही एंटरप्रेन्योर्स के साथ है, वो अपने कस्टमर्स के साथ, अपने बिजनेसेस के साथ नया डेली टू डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं लाइफ तक, ठीक है, लाइफ टाइम तक जब उनका एंटरप्रेन्योरशिप चलता है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इनकी जो नेटवर्किंग होती है ना वो बहुत माइंडेड होती है। नेटवर्किंग माइंडेड मतलब कि इनका जो ऑब्वियसली जो इनका कम्युनिकेशन, मैं आपको यूजुअली बताऊं विदाउट नोट्स एज वेल, तो इनका जो नेटवर्क होता है, इनका जो आप कह सकते हो कम्युनिकेशन इसके बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को, और एक बिजनेस के अंदर एक एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके थ्रू अपने कस्टमर्स को, अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज भी जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी आप अच्छे से ट्रीट कर सको, क्लियर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकी जो थिंकिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाती है। ये कभी भी पास्ट को लेके ना इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता, अरे यार पास्ट में हो गया, जो हो गया वो हो गया, बट इनको आगे बढ़ना होता है और इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे तरीके से आती है, क्लियर है। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है इनका, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, मैंने आपको सभी को बताया। फोकस जो करता है वो ग्रोथ पे करता है, कभी भी पास्ट पे ये लोग फोकस नहीं करता, ग्रोथ पे, मतलब आगे आने वाली जो सीरीज है उन पे जो चैलेंजेस होता है उनको फेस करके आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। इसके बेनिफिट्स क्या है, तो ये तो मैंने आप सभी को बता दिया कि बेनिफिट्स तो बहुत ईजी है, कि ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है इनके पास, प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी। जो लीडरशिप डेवलपमेंट हो जाती है, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स है तो लीडरशिप तो इनके अंदर क्वालिटी होती ही है। ये प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपके बिजनेस को जब आप आगे लेके जाओगे तो आप प्रोडक्शन जो करोगे उनको ये जो है वो इंक्रीज करते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट होता है, करियर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से रीड कर सकते हो, क्लियर है। अब देखो मैंने आप सभी को एंटरप्रेन्योरशिप बता दिया, एंटरप्रेन्योरिकल माइंडसेट बता दिया, क्लियर है। तो आप इसके बाद इनका जो रिलेशनशिप है आप इसे खुद अच्छे से रीड करोगे थ्रू द नोट्स। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से इसको रीड करो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योर्स की। तो क्वालिटीज मैंने आप सभी को बता दी है कि ये जो है वो विजनरी थिंकिंग, विजन मतलब कि फ्यूचर की तरफ देखते हैं, कभी भी पास्ट में नहीं देखते। इसमें यही बताया कि जो है फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इनका जो क्लियर गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है, जो इंस्पायर करता है फॉलो करने के लिए। इनोवेटिव माइंडसेट होता है, मैंने आपको बताया कि न्यू न्यू क्रिएटिव माइंडसेट है, कि नए नई चीजों को अडॉप्ट करने में, ठीक है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, मैं सब आपको बता चुकी हूँ। रेसिलेंस होता है, प्रिजर्वेंस होता है। देखो रेसिलेंस तो मैंने आपको बता दिया, प्रिजर्वेंस आप ये समझ सकते हो कि ये जो है ना, प्रिजर्वेंस का मतलब होता है कि चीजों को कंटिन्यू रखना। इसका मतलब होता है कि ये जो है वो किसी भी
चीज से ना फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे। डेली टू डेली इस चीज को आप सभी कह सकते हो कि डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, प्रिजर्वेंस का मतलब है। नेक्स्ट आपके पास है सेल्फ मोटिवेशन। मैंने आप सभी को बता दिया, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते हैं, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होते हैं। मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंड सेट है वो सिर्फ कस्टमर के टुवर्ड्स रहता है। कस्टमर को उनके क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज है जो उनके कस्टमर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये उनके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि कस्टमर अगर उनसे सेटिस्फाई है तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस आगे जाने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि एथिक्स और इंटीग्रिटी। एथिक्स का मतलब होता है कि आपकी जो आप कहते हो, एथिक्स का मतलब होता है कि रूढ़िवादिता, आप ऐसे हिंदी से समझ सकते हो। इसका मतलब होता है कि जैसे आप सभी ने कभी देखा होगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके जिसके प्रति हम बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं। जैसे मैकडी की बात करूं, बर्गर बहुत सारे होते हैं, पर जो मैकडी का जो नेम है ना, वो नेम ही काफी है कि नहीं नहीं मुझे मैकडी का ही बर्गर खाना है। लोग होते हैं ऐसे, जैसे मैं भी ऐसे पर्सनली कहूँ तो बर्गर मैं कहीं का नहीं खाते, सिर्फ मैकडी का बर्गर खाती हूँ। तो इसका मतलब होता है कि ये जो नेम उसने ब्रांड जो बनाया है ना, अपना जो नेम उसने हाईलाइट करा है लोगों के सामने, वो हो सकता है कि उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकती है, उसकी जो ट्रीटमेंट है वहाँ की, मतलब जो जिस तरीके से वो लोगों को ट्रीट करते हैं वहाँ पे, उस तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ नेम ब्रांड्स होते हैं जिसकी वजह से लोग, उनका लॉन्ग टर्म जो है वो सक्सेस उन्हें मिलता है, लॉन्ग टर्म उन्हें लोग पसंद करते हैं। तो वो उनकी सेटिस्फेक्शन है, उन्होंने कस्टमर्स को क्या सेटिस्फाई किया है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास कहता है अब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है। तो देखो, आई होप आप सभी को इतना अभी तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम आता है एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जैसे सबसे पहले आपके पास आइडिया जनरेशन। जब कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है, एज एंटरप्रेन्योर अगर आप सोचोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आइडिया को जनरेट करोगे। किसी भी, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे माइंड में आइडिया है कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट करूंगी, तो आइडिया पहले जनरेट हुआ। ठीक है, सबसे पहला काम हुआ। तो यहाँ पे आपने और ये आइडिया कैसे जनरेट होता है, आपने मार्केट में जाके देखा, आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ क्या चीज चल रही है इस समय, लोग क्या चीजें जो ज्यादा पसंद करते हैं, सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करी, आपने देखा कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर सकता हूँ, तो आपने आइडिया को जनरेट किया। फिर आपने अपॉर्चुनिटी देखी, आपने 2-3 आइडिया देखे थे यार कि मैं इसका भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ, इसका इसका, बट इसमें आप क्या करोगे, अब आप देखोगे किसमें मेरे को ज्यादा फायदा है, किसमें मैं इजीली कॉस्ट मेरी कमा रही है, सारी चीजों को आप एनालाइज करोगे। तो सेकंड आपका होगा अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करना। नेक्स्ट आपके पास आता है आप उसकी प्लानिंग करोगे कि मैं, चलो मैं ये वाला माल कहाँ से लाऊंगा, अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो मैं कहाँ से ये करूंगा। तो सारी ये चीजों को आप लोग अच्छे से प्लानिंग करोगे। नेक्स्ट आपकी जो आपको जिसने मतलब उस प्रोडक्ट में, स्टार्टअप में जितने भी रिसोर्स लगेंगे, वो चीजें आप वहां पे अरेंज करोगे कि आप गैदर करोगे कितनी कैपिटल लगेगी, कितनी टेक्नोलॉजी लगेगी, सारी चीजें एज एन एंटरप्रेन्योर आप वहां पे गैदर करोगे। नेक्स्ट आप एग्जीक्यूशन मतलब होता है स्टार्ट करना। तो आप उसके बाद जब आपने देख लिया, सबसे पहले आपने आइडिया जनरेट किया, अपॉर्चुनिटी को अच्छे से उसको इवेल्युएट किया, उसके बाद आप सभी ने, फिर आप सभी ने नेक्स्ट प्लानिंग करी अच्छे से, उसका रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करा, नेक्स्ट आपने स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस, चलो स्टार्ट किया। अब उस स्टार्ट करने के बाद ऐसा तो नहीं स्टार्ट करके बैठ गए, उसको ग्रोथ पे भी ले जाना है, उस पर और काम करना है, उसको ग्रोथ पे ले जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपना प्रॉफिट कमा पाए, उसको अच्छे से उसकी रीच बढ़ाओगे, ग्लोबल लेवल पे उसकी रीच करोगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी देखोगे कि हाँ इसमें मैं सस्टेनेबल, मतलब कि उस बिजनेस को अच्छे से जमा दोगे कि लोगों की आंखों में सिर्फ, अगर आप किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल इस माइक की बात अगर मैं करूँ तो ये डिजिटेक का माइक है, तो अगर लोगों के माइंड में आए कि मुझे माइक खरीदना है, तो फिर उनके माइंड में एक ही नाम है कि डिजिटेक। क्लियर है, तो इतना अच्छा आप उसको सस्टेन कर लोगे। क्लियर है। तो ये आपके पास हो गई है पूरी की पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस। और लास्ट आपके पास एक एग्जिट का भी पॉइंट आता है कि अगर आपको बिजनेस से एग्जिट करना है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहोगे कि आप एग्जिट कैसे करोगे। बट आपके पास इतना सोचना नहीं है, क्योंकि कभी भी बिजनेस माइंड ये नहीं सोचता है कि आपको एग्जिट भी करना है बिजनेस से। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है थ्योरीज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, हाँ इस चैप्टर का आपके, नॉट दिस, ठीक है, नहीं अभी तो है आपके ये आपका फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, हाँ 2 पॉइंट्स आपके रह गए हैं फर्स्ट चैप्टर में से। ठीक है, तो अराउंड ये 1 आवर की वीडियो हो सकती है, बट आपको यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज माय प्रॉमिस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कहता है कि ये मैंने आप सभी को बता दिया एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या है। नेक्स्ट आप सभी को मैंने बता दिया एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होता है। वीडियो को पॉज करके आप जरूर एक बार पढ़ो। थ्योरीज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मैं आऊँ थ्योरीज क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो कुछ थ्योरीज पे लोग काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक मतलब कि आपके जो आसपास इकोनॉमी की थ्योरी है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है कि इनोवेशन होता है, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक में हमेशा याद रखना कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज जो भी
एनवायरमेंट है, आप कह सकते हो एनवायरमेंट का जो काम है वो आपका इकोनॉमी का काम होता है। आप यहाँ पे इनोवेशन देखोगे कि मैंने आप सभी को बताया कि इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर दो थ्योरीज आती हैं। इनोवेशन थ्योरी जो हम बता चुके हैं, इनोवेशन मतलब नई नई चीजों को देखना, कि इनोवेट करना, नई नई चीजों को लाना मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आप सभी के पास है कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी थ्योरी, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, कि मैं कौन सी चीजें ग्रैब कर सकता हूँ, कौन सी अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब कर सकता हूँ, ये सारी चीजें। जैसे कि अगर एक मैं एग्जाम्पल दूं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कि अगर कोई ऐसी चीज है जो इस समय ट्रेंड कर रही है, तो वो चीजें को आपको ग्रैब करना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये बहुत कम चीजें हैं, इनको मैं ज्यादा और क्वांटिटी में बेच सकता हूँ, लोगों को पसंद आएगी। तो ये सारी चीजें, ठीक है, मार्केट की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। नेक्स्ट आपके पास आता है साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी में आपके पास दो थ्योरीज आती हैं, जो कि आपके साइकोलॉजिकल थ्योरी वो थ्योरी होती है जो आपके माइंड सेट से सीधा काम करती है, यानी कि इसकी जो है वो अचीवमेंट थ्योरी, यानी कि आपको अचीव करना है। एंटरप्रेन्योरशिप का हमेशा जो माइंड सेट है वो यही कहता है कि मुझे इस चीज को अचीव करना है। क्लियर है? तो आपको कहता है नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा अचीवमेंट के बारे में ही सोचते हैं मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि रिस्क टेकिंग प्रोस्पेरिटी थ्योरी या प्रोपेंसिटी थ्योरी। इसका मतलब होता है कि आपको रिस्क, मैंने आप सभी को ये सब बता दी। देखो ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, आप सिर्फ रीड करके भी अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें कह रहा है कि आप ना रिस्क को जो ले सकते हो, मतलब रिस्क लेना भी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी का ही माइंडसेट है। मैंने आप सभी को बताया माइंडसेट के काम से काम करता है। नेक्स्ट आपसे कहता है साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी में आपके पास दो थ्योरीज हैं, दिस इज कल्चरल थ्योरी और सोशल नेटवर्क थ्योरी। और सोशलॉजिकल, इसका मतलब होता है सोसाइटी से जो जुड़ी हुई होती है। तो कल्चरल थ्योरी का मतलब हो गया जो भी आपके सोशल फैक्टर्स है, कल्चर जो भी कल्चर से रिलेटेड है, सोशल फैक्टर्स है, उनको आप कहते हो कि सोशलॉजिकल थ्योरीज। इसका मतलब होता है कि जो भी आपके सोसाइटी में जो भी काम है, सोशली देख के आप लोग ये देख सकते हो कि हाँ इस चीज की सोसाइटी में कमी है। तो आपने क्या करा कि छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट किए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं यार कि यहाँ पे ना लोग पढ़ नहीं पा रहे, यहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो वो क्या करते हैं छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की भी हेल्प होती है, सोसाइटी में भी, और उनके खुद को भी प्रॉफिट होता है। क्लियर है? तो ये तो आपके पास आ गया सोशल नेटवर्किंग थ्योरी। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ नंबर, दिस इज एंट्रोपोलॉजिकल थ्योरी। इसमें आपके पास एक थ्योरी, दिस इज अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना कि हाँ आपके पास तीन चार अपॉर्चुनिटी है, ठीक, बट आप उसे रिकॉग्नाइज करना कि हाँ इसको पहचानना कि हाँ मेरे पास ये वाली थ्योरी मतलब इस सॉरी फॉर दैट, हाँ इस वाली मतलब थ्योरी में इसमें कहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी को पहचानना कि आप किस अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकते हो, किसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी मतलब इसमें इससे स्टार्टअप को स्टार्ट करूंगा तो इसमें मेरा नुकसान हो जाए फायदे की बजाय, एंड ऑल लाइक दैट। तो आपको ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है रिसोर्स बेस्ड थ्योरी, कि मतलब रिसोर्स क्या क्या है आपके पास, किस जो आपने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है, फिर आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है एज एंटरप्रेन्योर, तो वहां पे क्या आपको जो कैपिटल है, जो रिसोर्स है आपका, वो आपको अच्छे से उस काम के लिए आपको अच्छे से मिल जाएगा, महंगा तो नहीं मिलेगा। तो सारी चीजों को आपको अच्छे से इवेल्युएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। इसका मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशन, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कह सकते हो, उनको कैसे आप हेल्प करोगे। इसमें कहते हैं गवर्नमेंट हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, आप ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जिनका मतलब मेन रोल होता है यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी चीजें मतलब कंटिन्यू कर रहे हो कोई एज अ कंपनी एज एंटरप्रेन्योर, तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे टैक्स लेना, टैक्स वगैरह एंड ऑल। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। और ये आप वैसे भी पढ़ते हैं यूजुअली भी कि इकोनॉमिक कुछ फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि आपकी कैपिटल हो गई, कैपिटल की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कैपिटल कहीं ना कहीं मिसबैलेंस हुआ तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट जो है वो खराब हो सकता है, यानी कि रिसोर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेसिकली। मार्केट की कंडीशंस क्या, देखो इकोनॉमिक हमेशा, इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करती है अपनी कंट्री के एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा है, आपकी मार्केट कंडीशन अच्छी है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका अच्छा है, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, तो आप इसे एक बार यहाँ से रीड कर सकते हो। आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो आप ये सारी चीजें आपके ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप रीड कर लो एक बार, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? और ये नोट्स जो है वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट है, तो आप इसको अच्छे से यूजुअली अच्छे से आप इसको मतलब कर सकते हो, इस पे रिलायबल हो सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो सोशली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्ट? सोशल फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे फैमिली बैकग्राउंड हो गया,
आपके एजुकेशन और आपकी स्किल्स हो गई। तो सोशल बेस्ड वही सोशल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आप एज अ कह सकते हो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड एज अ पर्सनल भी आप अपने आप को देख सकते हो। ठीक है, एजुकेशन, आपकी सोशल नेटवर्किंग कैसे है, सोसाइटी के प्रति आपका क्या बिहेवियर है, आपके कल्चरल नॉर्म, आपकी वैल्यू क्या है इन द सोसाइटी, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक, ये सारी चीजें आपकी सोसाइटी पे बेसिस होती है। सोशल आप इन फैक्टर्स कह सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास कहता है कि कल्चरल फैक्टर। हाँ, ये चीज आप इसकी बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चाहे तो आप इसे रीड आउट कर लो स्क्रीनशॉट लेके। क्लियर है? तो बहुत इजी इजी है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ इस वजह से कि मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा मुझे इसमें बताने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कहता है कल्चरल फैक्टर्स कौन सा होता है। कल्चरल फैक्टर्स का मतलब जो कल्चर से रिलेटेड हो। तो ऊपर हम अभी सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करके आए हैं कि जैसे कि एथिक्स, एथिक्स मतलब होता है रूढ़वादिता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अगर सॉरी फॉर अगर कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो मुझे इतनी हिंदी में मैं थोड़ी सी इनएक्टिव मतलब प्रो नहीं हूँ हिंदी में। ठीक है, तो एथिक्स जो वर्क वैल्यूज होती हैं, ठीक है, मोरल वैल्यूज जिसे आप कहते हो। ठीक है, रोल मॉडल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ मतलब यहाँ पे ना आप फेलियर के लिए आप रेडी रहते हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कहता है कि स्पिरिट जो होता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना, उसकी स्पिरिट बहुत अच्छी होती है। इस वजह से भी वो इनोवेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोर्थ वन इज पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। इसका मतलब होता है कि जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स मतलब कि जो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट से रिलेटेड है, दिस इज कॉल्ड योर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, जो आपके लॉ से रिलेटेड होगा। इसमें इसके अंदर आपके जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी उन पे आपको काम करना पड़ेगा। देखो पड़ेगा, सॉरी। देखो क्या होता है ना कि आपको पता है कि बहुत सारे लॉज, बहुत सारे ऐसा आप कह सकते हो कंप्लाइंसेस आपको यहाँ पे फेस, जैसे जीएसटी भरना, आपको ये सारी चीजें आपको एज ए एंटरप्रेन्योर आपको माननी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपके पास कहता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जैसे कि आपको टैक्स भरना है, मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्रांट देना, सब्सिडीज, आपको जो सारी चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि आप बिजनेस को इजीली ऑप्ट कर सकते हो इन सारी कंडीशंस को मानते हुए। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ये वाले फैक्टर्स को अच्छे से मतलब करते हो, जैसे टैक्स भरते हो, आप सारी चीजों को अच्छे से कंप्लीट करते हो, तो आप यहाँ पे बिजनेस को अच्छे से आप चला सकते हो। क्लियर है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है यहाँ पे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिक्स है आपकी, जो गवर्नमेंट है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो पॉलिटिकल है, जो आपका पॉलिटिक्स है, वो आपको आपको ये बताती है कि जो आपको एंटरप्रेन्योरिकल एक्टिविटीज किस तरीके से करनी है, ऑल लाइक दैट। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क होता है। मैंने आपको बताया कि लॉ के तरीके से आपको अपने जो कंप्लाइंसेस हैं उनको अच्छे से, जैसे आपको पता होगा आईपीआर, आपको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि यहाँ पे आपको उससे प्रोटेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। ठीक है, तो आपको लीगली जो भी लॉ के तरीके से बिल्कुल लॉफुल होगा वो आपको यहाँ पे ऑप्ट करना इंपॉर्टेंट है। करप्शन जो है वो यहाँ पे होता है, मैं आप सभी को बताया, मतलब करप्शन, करप्शन तो आप बचपन से वर्ड सुनते हुए आ रहे होगे। करप्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग गलत तरीके से 2 नंबर का पैसा, आप जिसे यूजुअली भाषा में कहते हो, तो वो जो है वो यहाँ पे आपको करप्शन से बचाता है। जो आपका ये पॉलिटिकल, अगर आप इसे लॉफुल तरीके से मानते हो, गवर्नमेंट के अच्छे से सब्सिडीज टैक्स भरते हो, वही है करप्शन जो लोग टैक्स चुरा लेते हैं। और तो ये सारी चीजों को अगर आप अवॉइड करते हो, तभी तो सीए आए हुए हैं, सीएमए जो है, कि जिसके तरीके से आप अपने टैक्स को निकाल सको। तो यही सारी चीजें यहाँ पे करप्शन से बचाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट आता है आपके पास साइकोलॉजिकल, जिसे हम पर्सनल फैक्टर्स भी कहते हैं। तो ये वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो आपके पर्सनली माइंडसेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपकी नीड ऑफ फॉर अचीवमेंट हो गई। मैंने आप सभी को ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप सिर्फ रीड कर सकते हो। जो रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी है, ये सब आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं ले रही। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, और आपका भी टाइम वेस्ट ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। देखो ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है कि आपको ना चीज़ों को कितनी दूर तक क्या चीज़ ले जानी है वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना है, क्या चीज़ ऐसे कौन से फैक्टर्स जो मुझे मुझे कंट्रोल करना है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे मुझे इस टाइम पे रोक लगा देनी है। तो ये एज अ एंटरप्रेन्योर आपको पता होना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। इनोवेटिव थिंकिंग ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोटिवेशन एंड पोस्ट पैशन जो है, मोटिवेशन जो है वो यहाँ पे इंसेंट्रिक होती है, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर अपने अंदर से मोटिवेशन होती है। इसके लिए कोई मोटिवेटर कोई नहीं होता है, उनके पास खुद से मोटिवेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल मैंने आप सभी को बताया, जो भी आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, जैसे कि आपके टेक्नोलॉजी हो गई। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस होती है तो आपको किस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना है। ठीक है, ये जो आपके हैं वो जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये आपके आउटसाइड फैक्टर,
आउटसाइड फैक्टर होता है, मतलब आउटसाइडर जो भी आपके फैक्टर्स काम कर रहे हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आप सभी को पता होगा। बाकी हम इसको आईबी में यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में और अच्छे से पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन को, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ ग्लोबलाइजेशन वो होता है 1991 में आया था। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम अपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, तो यही कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है मार्केट को एक्सपेंड करता है इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट आपसे कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें यहाँ पे काम आते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट आपके पास कहता है सपोर्टिव इकोसिस्टम होता है। हमें पता है कि अगर हम आउटसाइडर को देखेंगे, जो आपके कोवर्कर स्पेसिंग है और सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमारे लिए सपोर्टिव इकोसिस्टम भी होगा। एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन द सेंस कि यहाँ पे जो है वो वेट, तो यहाँ पे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, रिसोर्स स्कैरसिटी, रिसोर्स स्कैरसिटी का मतलब होता है रिसोर्स की कमी पड़ना। ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार ऐसा होता है आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जिसमें आपकी रिसोर्स कम पड़ गए, तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये आपके एनवायरमेंटल चेंजेस से, यानी कि ये आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। तो ये आपके 6 फैक्टर्स थे, आपको अच्छे से इन्हें सिर्फ रीड करना है। देखो जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसको मैं बार बार ना रीड आउट करना, सिर्फ मैं रीड आउट करके बता सकती हूँ। तो ये आपका पूरा ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। तो ये आपके तीनों जो है वो फर्स्ट चैप्टर के पार्ट हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ वन, दिस इज रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक एज एन इनोवेटर। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं, ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब जो आपको करना है, मतलब अगर आपको कोई इसमें रीड करना है तो आप प्लीज मुझे इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिख दो, पीडीएफ लिख दो, तो मैं आप सभी के साथ इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो में 5 की 5 यूनिट इसे शेयर कर दूंगी। तो ये तो था आपका ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर, जो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा। जो कोई डाउट है तो हम रात को लाइव सेशन में अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे। बट अभी आप लोग ये वाली वीडियो अराउंड मेरे ख्याल से ये 25 मिनट या फिर 30 मिनट का अभी हो गया होगा ये। तो यहाँ पे आप सभी के साथ मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, जो कि है आपका कि आपके इंडियन डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप काम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा, आप चाहे तो इसको अच्छे से करके 18 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें भी आपको अच्छे से थ्योरीज कर लेनी है, अच्छे से फैक्टर्स कर लेने हैं, अच्छे तरीके से प्लानिंग जो आपका प्रोसेस है वो कर लेना है। ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। तो ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा। अब हम अपना चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर। सो आई होप आप सभी को चैप्टर नंबर 1 अच्छे से क्लियर रहा होगा। बाकी हम कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। देखो ये वीडियो अराउंड आपकी 35 मिनट्स की होने वाली है, अराउंड 35 मिनट्स की अगर मैं कहूँ तो। कहीं ना ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आपका थोड़ा सा बड़ा था। और हम कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, यानी कि आपका यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी थोड़ा सा लेंथी है, वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा है, बट वो भी लेंथी है। और ये आपकी अराउंड 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी। इस वजह से आप सभी को भी प्रॉब्लम ना हो देखने में, तो इस वजह से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल लेकर आऊंगी। तो आप सब मुझे कल मिलिएगा चैप्टर नंबर 2 के साथ, यूनिट नंबर 1। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर रहा होगा। सो कल मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 के साथ ऑफ यूनिट नंबर 1। एंड कल हम लोग फिर बाकी, आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो, फिर रात को आप लोग प्लीज मुझे लाइव सेशन में बताना आपको अच्छे से क्लियर रहा कि नहीं रहा। और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, और जो PYQs हैं हम वो लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग मिलना मुझे लाइव सेशन में रात को 10 बजे। वहाँ पे हम लोग PYQs भी सॉल्व करेंगे अच्छे से, जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज do like, comment and share this video to all of your friends who is pursuing BCom, BBA and any UG courses related to commerce background. Thank you everyone for watching this video.